नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 11 में भाग 2 पढ़ा। भाग 2 में आपने विसरण, सुसाध्य विसरण तथा सक्रिय परिवहन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाग 3 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा पादप जल संबंध तथा जल विभव या जल अंतःशक्ति, जिसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि जाइलम किन पदार्थों का अवशोषण करता है या परिवहन करता है। तो जाइलम जल व खनिजों का परिवहन करता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था फ्लोएम किन पदार्थों का परिवहन करता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम कार्बनिक तथा खनिज पोषकों का परिवहन करता है। तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वो एक दिशात्मक होता है या बहुदिशात्मक। तो जाइलम के द्वारा परिवहन सदैव एक दिशात्मक होता है, अर्थात हमेशा जड़ से तने की ओर, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है वह बहुदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि विसरण प्रक्रिया क्या होती है। तो विसरण में अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा खर्च किए गति करते हैं। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि किस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है। आपको बताया गया था कि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है। बाकी आपका विसरण और सुसाध्य परिवहन, जिसे निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। आइए आते हैं भाग 3 के टॉपिक पर, जो कि है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप। सबसे पहले आप ये याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि पौधे की पादप कोशिकाओं में के जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत जल होता है। तो पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत जल होता था? 92%। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ेंगे। जल का कार्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पौधों में जल का कार्य है कोशिकाओं की स्फीति दशा को बनाए रखने के लिए, और जल एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि तरबूजे में कितना प्रतिशत जल होता है, तो तरबूजे में भी 92% जल होता है। यहाँ पर 90% कहेंगे। ठीक है, तरबूजे में 92% जल होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। फिर थोड़े और टर्म्स हैं, जैसे शाकीय पौधों में यानी हर्ब्स पौधों में, हर्बेसियस प्लांट में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर्ब्स शाक वाले पौधे, उनमें कितना प्रतिशत जल होता है? तो उनमें लगभग 85 से 90% जल होता है। ठीक है। बाकी जो मात्रा होती है 10 से 15%, वो उसका शुष्क भार होता है। नेक्स्ट आता है कि बताइए पौधे के काष्ठीय भाग में जल अधिक होगा या नरम भाग में। तो याद रखेंगे, जो आप देख के भी बता सकते हैं, काष्ठीय भाग जैसे लकड़ी जैसा दिखता है ना, और जो नरम भाग होता है वो थोड़ा सा हरा दिखता है। तो पौधा का जो काष्ठीय भाग होता है उसमें जल क्या होता है? कम होता है। और नरम भाग जो हरा दिखता है, मुलायम भाग, उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। ये सब बातें हैं छोटी छोटी, उसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखें, पूछा जाता है कि बताइए मक्के का पौधा प्रतिदिन कितना लीटर जल अवशोषित करता है। तो मक्के का पौधा प्रतिदिन 3 लीटर जल 3 लीटर जल प्रतिदिन अवशोषित करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सरसों का पौधा कितना जल अवशोषित करता है। तो प्रत्येक 5 घंटे में अपने भार के बराबर जल का अवशोषण करता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लीजिए। तरबूजे में 92% जल पाया जाता है, शाकीय पौधों में 85 से 90%, काष्ठीय भाग में जल की मात्रा कम होती है, यानी जो सूखा हुआ भाग होता है पौधे का, जो काष्ठीय भाग होता है, वुडन भाग जो लकड़ी जैसा दिखाई देता है, उसमें जल की मात्रा कम होती है। जबकि उसके नरम भाग यानी जो हरे हरे तने होते हैं, छोटी छोटी टहनी होती हैं, उसमें जल की मात्रा अधिक होती है।
मक्के का पौधा कितना जल अवशोषित करता है? तो एक दिन में 3 लीटर जल अवशोषित करता है। सरसों का पौधा हर 5 घंटे में अपने भार के बराबर जल का अवशोषण करता है। याद रखेंगे, जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं वे बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन ये जो जल होता है वो उनकी पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ऊपर चला जाता है वाष्प बनकर। यानी जितनी मात्रा में वे जल को अवशोषित करती हैं, पूरी मात्रा में उस जल का प्रयोग नहीं कर पाती। अधिक से अधिक मात्रा, लगभग 90% मात्रा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है वाष्प बनकर हवा में। ठीक है। अगर आप एक सामान्य से बीज को देखें, एक बीज जो सूखा हुआ होता है, ठीक है, एक बीज जो सूखा हुआ है उसमें भी लगभग 10 से 15% जल पाया जाता है। ठीक है। अगर ये जल नहीं होगा तो उनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती। अब आते हैं हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है जल विभव, या जिसे हम जल अंतःशक्ति कहते हैं। जल विभव या जल अंतःशक्ति, इसे इंग्लिश में वाटर पोटेंशियल कहते हैं। याद रखेंगे कि जल के जो अणु होते हैं, आप एक गिलास जल में जल के एक अणु को तो देख नहीं सकते। हम जो देखते हैं, एक गिलास जल जो होता है, पानी भरा हुआ एक गिलास, उसमें अणुओं की बहुत अधिक संख्या होती है। जल के एक अणु को तो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो जल का जो हर एक अणु है, प्रत्येक अणु, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और वो गतिज ऊर्जा के कारण इधर उधर हमेशा हर समय वे गति करते रहते हैं। यानी अगर आप देखें तो एक गिलास जल है, तो उसमें प्रत्येक जल के अणु के पास क्या है? अपनी गतिज ऊर्जा है, और उसमें वे उस गतिज ऊर्जा के कारण हर समय गति करते रहते हैं। ये है शुद्ध जल। याद रखेंगे, जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिससे वे निरंतर गतिशील होते हैं। शुद्ध जल में किसके अणु हैं? सिर्फ जल के अणु। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा गतिशीलता होगी, जल के अणुओं की गतिशीलता सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? शुद्ध जल में। अगर हम इस शुद्ध जल में, या हम कह सकते हैं कि इस शुद्ध जल को हम एक मेम्ब्रेन द्वारा अलग कर दें, मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया जाएगा। एक मेम्ब्रेन जो कि अर्धपारगम्य है, इसके द्वारा हम इसे अलग कर दें। ये है शुद्ध जल। और इधर हम रख दें शर्करा के अणु, चीनी के अणु। चीनी, शर्करा। अब आप बताएं कि जल के अणु किधर जाएंगे? चूँकि जल के अणुओं में अपनी गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए वे हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और गतिशील की वजह से वह अपनी अधिक सांद्रता से, क्योंकि यहाँ पर जल के अणुओं की सांद्रता क्या है? अधिक है। शुद्ध जल में जल के अणु ही हैं, सिर्फ और सिर्फ जल के अणु हैं, इसलिए जल के अणुओं की सांद्रता यहाँ पर अधिक है। और जल के अणुओं में अपनी गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए सदैव यह अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जल के अणु हैं, यहाँ पर जल के अणु नहीं हैं, यानी कह सकते हैं जल की सांद्रता यहाँ पर कम है। तो जल के अणु में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, वे सदैव निरंतर गतिशील होते हैं, और वे अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या होते हैं? गति करते हैं।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ना वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता। जल के अणुओं की क्षमता कि वे अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं जल विभव। ध्यान से समझिएगा, जल के अणु निरंतर गतिशील होते हैं, वे अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, और यही जो क्षमता है उन्हें अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाने की जो क्षमता है, इसी को जल का जल विभव कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं जल विभव, वाटर पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल है वाटर के मॉलिक्यूल्स का कि वे अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा सकते हैं या गति कर सकते हैं। जल विभव क्या कहलाता है? जल के अणुओं की क्षमता कहलाता है कि वो कितना गति कर सकते हैं। अब आप बताएं कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा जल ऐड कर दें चीनी में, जब हम ये जो जल है वो चीनी की तरफ जाने लगेगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की तरफ क्या हो, दोनों की तरफ सांद्रता जल की बराबर ना हो जाए। अब याद रखेंगे ये शुद्ध जल है, और यहाँ पर जल के अणु हैं, और इस जल के अणु में क्या घुला हुआ है? जल के अणु में हमने ऐड कर दिया शर्करा। ठीक है, शर्करा ऐड कर दिया। याद रखेंगे शुद्ध जल में जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा हमेशा अधिक होती है, और जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है, यानी ये गति भी अधिक करेंगे, यानी शुद्ध जल का जल विभव का मतलब क्या है? जल के गति करने की क्षमता। तो जल विभव क्या होगा? सबसे अधिक होगा, यानी अधिकतम होगा। अगर हम इसमें शुद्ध जल में शर्करा ऐड करते हैं तो कुछ जल के अणु शर्करा के साथ बंध जाते हैं, जिससे जल के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। जल के अणु कम हो जाते हैं, और जल के अणु कम हो जाएंगे तो इसकी गति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इसका जल विभव भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखेंगे शुद्ध जल में जल की सांद्रता अधिक है, शुद्ध जल में जल की सांद्रता अधिक है, लेकिन अगर हम शुद्ध जल में शर्करा मिला देते हैं तो इससे जल की सांद्रता कम हो जाती है, जल की सांद्रता कम हो जाती है, और जल की सांद्रता कम होगी तो जल के अणुओं की गतिशीलता भी कम हो जाएगी, और इससे जल विभव क्या हो जाएगा? जल विभव कम हो जाता है। जल विभव क्या होता है? जल के अणुओं की क्षमता कि वो कितनी गति कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि मान लो कि 100 लड़कों का समूह है, 100 लड़के एक साथ हैं और सब में अपनी एक पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को करने की। मान लो किसी चीज़ का विद्रोह करना चाहते हैं, सड़क पर उतर आए, तो 100 लोगों के पास अपनी ऊर्जा है, वे 100 लोग अपनी ऊर्जा के साथ विद्रोह कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उसी समय 10 पुलिस वाले आ जाएं तो 10 पुलिस वाले क्या करेंगे? कम से कम 10 लड़कों को तो पकड़ ही लेंगे। तो अब वहाँ पर उन लड़कों की ऊर्जा क्या होगी? कम हो गई, क्योंकि 10 लड़के पकड़ के निकाल दिए गए, 90 बचे। तो यहाँ पर उसी तरीके से बताया जा रहा है शुद्ध जल में जल के अणुओं की संख्या अधिक है, तब यहाँ पर जल की गतिशीलता अधिक होगी। जल की गतिशीलता अधिक होगी यानी इसका जल विभव अधिकतम होगा। लेकिन अगर शुद्ध जल में अगर हम कोई शर्करा या कोई और विलेय हम अगर ऐड करते हैं तो उससे जल के अणु की संख्या कम हो जाती है, उसकी गतिशीलता कम हो जाती है, जल विभव भी कम हो जाता है। बस यही समझाना था आपको। जल विभव क्या है? जल विभव एक सिर्फ टर्म दिया गया है, एक टर्म है जिसको आपको समझाने के लिए कि जल की गति करने की क्षमता, वो उसका जल विभव कहलाता है। अब ये जो जल विभव होता है, आपने जाना कि सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पर होगा? शुद्ध जल में ही होगा। जल का विभव, जल विभव अधिकतम कहाँ होगा? शुद्ध जल में होगा, क्योंकि शुद्ध जल में ही जल के अणु क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अगर हम इसमें कुछ और ऐड कर दें तो जल के अणु बंध जाएंगे, तो जब बंध जाएंगे तो इसकी गतिशीलता कम होगी, यानी इसका जल विभव कम हो जाएगा। यानी अगर आप देखें शुद्ध जल के बारे में तो शुद्ध जल का जल विभव एक मानक ताप व
एक मानक ताप तथा बिना दाब के अधिकतम होता है। ठीक है। शुद्ध जल का जो जल विभव है वो एक सामान्य ताप पर बिना दाब यानी उस पर कोई दाब नहीं लगाया जाता है तो वो उसका मान अधिकतम होता है। यानी जल विभव किस में अधिकतम होगा? शुद्ध जल में। अशुद्ध जल के अलावा कोई भी विलयन है उसमें जल विभव क्या होगा? कम होता है। यानी अगर हम किसी भी शुद्ध जल में कोई विलेय ऐड करते हैं तो विलेय और विलायक मिलके क्या बना लेते हैं? विलयन। यानी विलयन में अगर आप देखें तो विलयन में जल विभव शुद्ध जल की अपेक्षा क्या होता है? शुद्ध जल की अपेक्षा कम होता है। ठीक। जल विभव को हम किससे डिनोट करते हैं? तो जल विभव को हम साई से डिनोट करते हैं। इसे एक सिंबल दिया गया है साई डब्ल्यू। और मैंने बताया ना कि शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक है एक मानक ताप और बिना दाब के इसकी वैल्यू सबसे अधिकतम 0 मानी गई है। 0 अधिकतम से अधिकतम वैल्यू क्या है? 0 है। याद रखेंगे शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। अब इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शुद्ध जल ही ऐसा वह तरल है जिसमें जल विभव सबसे अधिक पाया जाता है 0। अगर हम शुद्ध जल में मैंने बताया ना कि शुद्ध जल में अगर हम शर्करा ऐड करते हैं तो इससे कुछ जल के अणु शर्करा के साथ बंध जाते हैं जिससे इसमें जल विभव कम हो जाता है। याद रखेंगे। अब जल विभव कम होगा तो कम को हम कैसे डिनोट करेंगे? 0 से कम क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। यानी आप अगर देखें कि अगर हम ऐसे लिख देते हैं आपको कि अगर शुद्ध जल में विलेय मिलाते हैं तो जल विभव कम हो जाता है। ठीक। और कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? मान लो कि -5, क्योंकि कम होने का मतलब 0 से कम, तो 0 से कम को हम कैसे डिनोट करेंगे? माइनस लगा के। तो मान लेते हैं कि एक शुद्ध जल था, इसमें हम शर्करा ऐड किए तो इसमें इसका जल विभव कम हो गया, -5 के लगभग कम हो गया। अब यही जो जितना कम हुआ है जल विभव जितना कम हुआ है यही कहलाता है विलेय विभव। यही विलेय विभव कहलाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल। बस याद रखेंगे शुद्ध जल का जल विभव अधिक होता है। इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी मानी गई है? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें शुद्ध जल में शर्करा डालेंगे तो इसका जल विभव क्या होगा? कम होगा। तो कम की वैल्यू हम 0 से हमेशा क्या माइनस में ही दिखाएंगे। 0 से प्लस कर देंगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अगर हम W को 1 दिखा दें तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और कम के लिए हम क्या दर्शाएंगे? माइनस लगा देंगे, तो मतलब 0 से कम। तो जब हम शुद्ध जल में किसी विलेय को मिलाते हैं तो उससे उसका जल विभव कम हो जाता है। अब जितना कम होता है उसका जो मात्रक होता है, जितना मान कम होता है वो उस विलयन का विलेय विभव कहलाता है। ठीक। विलेय विभव समझ में आया? सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है कि शुद्ध जल में जितनी मात्रा में शर्करा मिलाई गई उससे उस विलयन की जल विभव जितना कम होता है वही मान उसका विलेय विभव कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए विलेय विभव हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। हमेशा याद रखेंगे कि विलेय विभव हमेशा नकारात्मक होता है, हमेशा नकारात्मक होता है। ये -5 हमने सिर्फ एक आपको समझाने के लिए लिखा है। जितना कम होगा उसका मान वो विलेय विभव के बराबर होता है। यानी अगर आप देखें तो विलयन में किसी भी विलयन में आप अगर देखें, किसी भी विलयन में
जल विभव किसके बराबर होगा? किसके विभव? जल विभव हमेशा विलेय विभव के बराबर होगा। विलयन की बात की जा रही है, क्योंकि विलयन तो तब बनेगा ना जब किसी विलायक में विलेय ऐड किया जाएगा। विलायक जानते हैं ना, जल क्या है? एक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। और शर्करा क्या है? विलेय है। और आपको पता है कि विलेय प्लस विलायक क्या बनाता है? विलयन बनाता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो जब शुद्ध विलायक में अगर हम विलेय ऐड करते हैं तो वो विलयन बन जाता है। यानी इस विलयन में अगर आप देखें तो विलयन में जो जल विभव होता है वो विलेय विभव के बराबर होता है, क्योंकि विलयन में जब हम विलेय ऐड करते हैं तो उससे उसका जल विभव कम हो जाता है। जितना जल विभव कम होता है वो उस विलयन का विलेय विभव कहलाता है। यानी इस कंडीशन में कि किसी भी विलयन का जल विभव उसके विलेय विभव के बराबर होता है। समझ में आया ये बात? आपने जाना जल विभव यानी जल अंतःशक्ति के बारे में, वाटर पोटेंशियल। जल विभव क्या होता है फिर से याद करिए। जल विभव जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिसके कारण जल के विभव निरंतर गतिशील होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आप एक गिलास पानी ले लीजिए और एक गिलास गाढ़ा घोल लीजिए जल और शर्करा का, चीनी और पानी का घोल लीजिए। अब आप जल को गिराएंगे कितनी तेज़ी से गिरेगा, लेकिन आप घोल को, चाशनी को गिराएंगे तो कितना धीरे से गिरता है नीचे। इसका रीज़न आपको पता चला, क्योंकि शुद्ध जल में जल के अणु ज़्यादा है यानी उसकी गतिशीलता अधिक होगी, वो तेज़ी से नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पर जिसमें शर्करा घोला गया है, चीनी घोला गया है पानी में, वो गाढ़ा तरल हो गया है, उसमें जल की मात्रा कम है, अणु की मात्रा कम है, इसकी गति कम होगी, यानी इसको नीचे गिराएंगे तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा। चाशनी को धीरे धीरे गिरता हुआ आप देख सकते हैं। तो यही है जल विभव। जल विभव का मतलब जितना जल अधिक होगा, जितना जल के अणु अधिक होगा, उतना ही उस जल की गतिशीलता अधिक होगी, और जितना जल की गतिशीलता होगी वही उसका जल विभव कहलाता है। यानी जल के अणुओं का गतिशीलता उसका जल विभव कहलाता है, वाटर पोटेंशियल, कि जल के अणुओं की कितनी क्षमता है कि वो कितना गति कर सकते हैं। अब आपने देखा कि सबसे ज़्यादा गति कहाँ पर होगी? शुद्ध जल में होगी। शुद्ध जल में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उसमें उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। ठीक, ये था। अब हम किसी शुद्ध जल में अगर हम विलेय ऐड करते हैं तो जितना जल विभव कम होगा वही उस विलयन का विलेय विभव यानी सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, यानी किसी भी विलयन में जल विभव विलेय विभव के बराबर होता है, और विलेय विभव हमेशा क्या होगा? नकारात्मक होता है। ठीक है, बस। अब आता है दाब विभव। दाब विभव क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। ये हो गया जल विभव के बारे में। अभी सारी चीज़ें आपको लिखवा दी जाती हैं। ये सब टर्म्स हैं जो अब एक बार समझ लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। इसी जल विभव को पहले क्या कहा जाता था? डीपीडी कहा जाता था, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये टर्म्स नहीं यूज किया जाता। डीपीडी की जगह पर क्या यूज किया जाता है? जल विभव यानी साइड डब्ल्यू। अब आपका नेक्स्ट टर्म आता है दाब विभव। क्या होता है? दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल आपने पढ़ा क्या क्या चीज़? साई डब्ल्यू पढ़ा यानी वाटर पोटेंशियल पढ़ा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल पढ़ा। उसके बाद आपने सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ा यानी विलेय विभव पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे दाब विभव यानी साई पी क्या होता है? दाब विभव क्या होता है? देखिए, जब कोई पौधे की कोशिका है, इसको जल में रखा जाता है, जल में। यह है जल। तो जल अगर यहाँ पर कम है, यहाँ पर तो अधिक है क्योंकि शुद्ध जल है, तो हमेशा जल अधिक से कहाँ जाते हैं? कम की तरफ, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा।
तो जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो जल के कारण, अब इसमें जल भर गया तो जल के कारण ये कोशिका फूल जाती है। इसे हम कहते हैं स्फीति दशा, स्फीति दशा यानी टर्जिडिटी। ठीक है, सेल फूल जाती है। अब सेल फूलेगी तो क्या होगा, जल के अणु इसके वाल पर, इसकी भित्ति पर क्या डालते हैं, दाब डालेंगे। जैसे क्या होता है कि कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में हम टोटी लगाकर उसमें जब पानी भरते हैं तो गुब्बारा फूलने लगता है और उस पर अंदर ही अंदर गुब्बारे पर जल के कारण दाब पड़ता है, और जब ज़्यादा दाब पड़ जाता है तो गुब्बारा फट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो जब कोशिका पूरी तरीके से फूल जाती है तब इस जल के कारण कोशिका के भित्ति पर दाब पड़ता है। इसी दाब को हम दाब विभव कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल, जिसे हम साई पी से प्रदर्शित करते हैं। समझ आया? जब हम किसी पादप कोशिका को जल में रखते हैं तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगती है, और जब जल पूरी तरीके से कोशिका में भर जाती है, जल स्फीति दशा में आ जाती है, तो जल के अणु इसकी कोशिका भित्ति पर दाब लगाते हैं। इसे हम दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। अब इन तीनों का रिलेशनशिप क्या होता है, वाटर पोटेंशियल, विलेय विभव और इनका, तो याद रखेंगे कि जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल बराबर होता है साई एस प्लस साई पी। ये रिलेशन होता है जल विभव का। याद रखेंगे, जल विभव बराबर विलेय विभव प्लस दाब विभव। दाब विभव जो होता है हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर कह सकते हैं, ज़्यादातर सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। याद रखेंगे, जल विभव क्या होता है, जल विभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। शुद्ध जल में अगर आप देखें तो शुद्ध जल में जल विभव क्या होता है, शुद्ध जल में जल विभव अधिकतम होता है, और अधिकतम की वैल्यू कितनी मानी गई है, 0 माना गया है। ठीक है, जबकि अगर आप देखें विलयन में, तो विलयन में जल विभव क्या होता है, हमेशा कम होता है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, नकारात्मक होती है। आपने देखा विलेय विभव, विलेय विभव किसके बराबर होता है, जितनी मात्रा में जल विभव कम हुआ है, यानी हमेशा इसकी मात्रा क्या होती है, नकारात्मक होती है। ऑलवेज सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर आप देखें दाब विभव को, दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है। बस ये था भाग 3 का टॉपिक, जिसमें आपको एक पादप जल संबंध के बारे में बताया गया और जल विभव या जल अंतःशक्ति के बारे में बताया गया, विलेय विभव और दाब विभव के बारे में बताया गया। आप इसे नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे पादप जल संबंध यानी प्लांट वाटर रिलेशनशिप। पादप जल संबंध में लिखेंगे जल सभी जीवों यानी पौधे व जंतु के लिए अनिवार्य होता है। आगे लिखेंगे जल वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। लिखेंगे एक तरबूज के अंतर्गत लगभग 92% भाग जल होता है। फिर लिखेंगे ज़्यादातर शाखीय पौधों में जल की मात्रा लगभग 85 से 90% होती है। फिर लिखेंगे पौधे के काष्ठीय भाग में जल कम, जबकि नरम भाग में जल अधिक मात्रा में होते हैं। फिर आगे लिखेंगे एक बीज में, एक सूखे बीज में भी जल की मात्रा लगभग 10 से 15% होती है, जिसके द्वारा यह श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे स्थलीय पौधे प्रतिदिन काफ़ी अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में उनका अधिक से अधिक मात्रा वाष्प बनकर हवा में उड़ जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे मक्के का पौधा प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जल का अवशोषण करता है। फिर लिखेंगे सरसों का पौधा हर 5 घंटे में अपने भार के बराबर जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप जल विभव या जल अंतःशक्ति, और इसमें लिखेंगे जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। आगे लिखेंगे द्रव व गैस में ये अनियमित गति करते हुए देखे जा सकते हैं। यह गति तीव्र या स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। आगे लिखेंगे किसी तंत्र में अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा व जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में जल विभव अधिकतम होगा। आगे लिखेंगे यदि कोई 2
अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हैं तो जल के अणु अनियमित गति के कारण जल की वास्तविक गति की त्वरित गति अधिक ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग की ओर होता है। अतः जल अधिक जल विभव वाले तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की तरफ जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा के परिवर्तन के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को साई डब्ल्यू से चिन्हित किया जाता है और इसे पास्कल्स जैसी दाब इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे लिखेंगे, परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव एक मानक ताप पर जो किसी दाब पर नहीं है शून्य माना गया है। अगले लाइन से लिखेंगे, यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में जल के अणु कम हो जाते हैं, जल की सांद्रता कम हो जाती है तथा जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव कम होता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे, यानी जितने भी विलयन हैं उनमें जल विभव शुद्ध जल की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, कम होती है। इस निम्नता का परिमाण एक विलेय के द्रवीकरण के कारण होता है जिसे विलेय विभव कहते हैं, जिसे WS से चिन्हित किया जाता है। आगे लिखेंगे, यह सदैव नकारात्मक होता है। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तब विलेय विभव अधिक नकारात्मक होता है। आगे लिखेंगे, वायुमंडलीय दबाव पर घोल का जल विभव विलेय विभव के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी घोल या विलयन का जल विभव उसके विलेय विभव के बराबर होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक दबाव लगाया जाए तो जल विभव अधिक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। याद रखेंगे, चाहे वो शुद्ध जल हो या कोई विलयन हो, अगर उस पर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तब उसमें जल विभव बढ़ जाता है, क्योंकि दाब लगाने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, लिखेंगे कि किसी भी घोल या शुद्ध जल में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाने पर उसमें जल विभव बढ़ जाता है। आगे लिखेंगे, जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है तब वह कोशिका भित्ति की ओर दाब को बढ़ा देता है, जिससे कोशिका स्फीति दशा में आ जाती है। यह दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है। दाब विभव को साई P से चिन्हित किया जाता है तथा यह ज़्यादातर सकारात्मक होता है। अगले लाइन से लिखेंगे, कोशिका का जल विभव, किसी कोशिका का जल विभव दाब विभव तथा विलेय विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इनका संबंध निम्न प्रकार से होता है। आप लिखेंगे साई W = साई S + साई P। बस ये था आज का टॉपिक भाग 3 का, जिसमें आपने जाना पादप जल संबंध के बारे में और जल अंतःशक्ति के बारे में, यानी जल विभव के बारे में, विलेय विभव और दाब विभव के बारे में। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है। बार बार इसको पढ़िए, बार बार रटिए, तब जाकर ये चीज़ समझ में आ जाएगी और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तरबूज में कितना प्रतिशत जल होता है? दूसरा, एक सूखे बीज में कितना प्रतिशत जल होता है? तीसरा, जल विभव किस में सबसे अधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विभव, विलेय विभव व दाब विभव में से कौन सा विभव नकारात्मक होता है, सदैव नकारात्मक होता है? बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।